अगर हम एक स्प्लेंडर चलाने वाले आदमी को एक 200 हॉर्स पावर की हाईबुसा पकड़ा दे तो उसका एक्सीडेंट होना तय है। और ऐसे कुछ हुआ था हमारे MiG-21 के पायलट्स के साथ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स इस MiG-21 को हम 1980 या 1990 तक रिटायर करने वाले थे। बट आज अगस्त 2025 है एंड भारत अपनी 76वीं सालगिरह मना रहा है आज़ादी की, और अब हम इसको अगले साल जाके ऑफिशियली रिटायर करने वाले हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने समय का ये फ्लाइंग बीस्ट कैसे धीरे धीरे एक फ्लाइंग कॉफिन में कन्वर्ट हो गया और सबसे ज्यादा पायलट्स की जान लेने वाला जेट बना। एंड कुछ ऐसे शॉकिंग ट्रूथ को भी एक्सपोज करेंगे जिसके बारे में आज तक इंटरनेट पे किसी ने बात नहीं करी। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक आम आदमी को एक जेट फाइटर का पायलट बनाना होता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में उससे एक जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट है वो उड़वाया जाता है, जैसे कि दीपक या किरण, ताकि वो आराम से उसके जो बेसिक्स होते हैं फ्लाइंग के उसको जान सके। एंड जब वो उसको अचीव कर लेता है देन उसको एक नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफर करा जाता है, जो कि होती है एडवांस जेट ट्रेनर्स। दरअसल एक स्पेशल किस्म के एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें 2 पायलट्स की जगह होती है, एक खुद नया पायलट एंड दूसरा उसका गुरु इंस्ट्रक्टर। एंड इसमें कई सारी सहूलियत होती है, जैसे कि जानबूझ के जो उसकी फ्यूल सप्लाई है उसको बंद करा जा सके, ताकि एक आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करा जा सके पायलट्स के अंदर। एंड तब जो उसका इंस्ट्रक्टर है उसको बताता है कि एटलीस्ट इस पैनिक सिचुएशन में प्लेन्स को कैसे हैंडल करा जाता है। एंड जब वो इन जेट ट्रेनर्स को मास्टर कर लेता है देन उसको एक फ्रंटलाइन जेट फाइटर जैसे MiG-21, मिराज या इवन राफेल कराया जाता है। एंड तब तक जो उसकी स्किल्स है वो ऑलरेडी काफी ऊंची हो जाती है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी सरकार ने 20 साल बर्बाद कर दिए इन जेट ट्रेनर्स को खरीदने के लिए। 1988 से लेकर 2008 तक इंडियन एयरफोर्स ने बकायदा रिक्वेस्ट भी करी कि हमारे लिए एक जो एडवांस जेट ट्रेनर है वो खरीदा जा सके या इंडिया में डेवलप करा जा सके। बट बिकॉज ऑफ यू कैन से रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी ये डिसीजन डिले होता गया एंड जो रिक्वेस्ट 1988 में डाली गई थी वो 2008 में जाके पूरी हुई, जब हमने अमेरिका की कंपनी BAE से 122 जेट ट्रेनर्स खरीदे। बट तब तक ऑलरेडी काफी देर हो गई थी, क्योंकि जो पायलट्स इन जेट ट्रेनर्स का वेट कर रहे थे इस स्टेप को ऑल टुगेदर स्किप भी कर दिया गया। तो बेसिकली होता ये था कि जो बेसिक एयरक्राफ्ट जैसे दीपक या किरण, इनकी लैंडिंग स्पीड होती थी 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मैनेजेबल भी होती थी। एंड उनके साथ एक ट्रेनर भी होता था उनको बताने के लिए। बट बिना इन जेट ट्रेनर्स की वजह से क्या होता था कि इनको डायरेक्टली वो स्टेप स्किप करके एक जो फ्रंटलाइन जेट फाइटर्स होते हैं, इस केस में MiG-21, वो पकड़ा देते थे। और इन जेट्स की जो लैंडिंग स्पीड होती थी वो आराम से 300 या 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। एंड बिकॉज ऑफ इट्स डेल्टा विंग डिजाइन इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इवन फॉर अ सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। जैसे ये होता था कि इसमें जो गलती की गुंजाइश थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। एक गलती पूरे प्लेन को क्रैश कर सकती थी एंड ऐसा ही हुआ था। ये इकलौता रीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने जितने भी हमारे पायलट्स खोए थे MiG-21 की वजह से, उसमें से आधे इसी रीजन की वजह से मारे गए थे। बट ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था, असली प्रॉब्लम्स तो अब स्टार्ट होनी थी। जब 1991 में सोवियत रूस टूटा था तो उसने भारत पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। फर्स्ट टाइम हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको LPG के तहत खोलना पड़ा, जिससे भारत को तो फायदा हुआ बट हमारी एयरफोर्स को नहीं। दरअसल 1991 में क्या हुआ कि जो USSR होता था सोवियत रूस, वो टूट के 15 भागों में बट गया। एंड इससे ये हुआ कि जो MiG-21 पहले एक देश में बनता था, USSR के टूटने के बाद वो फैक्ट्रियां अलग अलग देशों में चली गई। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्ट्री अगर एक स्पेयर पार्ट बनाती थी एंड सडनली वो कट ऑफ होगी और देश टूटने की वजह से वो कजाकिस्तान में चली गई, तो जो स्टेट फंडिंग होती थी वो तुरंत रुक गई। और उससे ये हुआ कि जो उनके पास इन्वेंट्री थी वो उसको महंगे दामों पे बेचने लग गए अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए। बट हद तो तब होगी जब इन्हीं कंपनीज ने जो पार्ट्स एक्सपायर हो चुके थे उसको दोबारा से रिफर्बिश करके उसके सीरियल नंबर को चेंज करके इंडिया को बेचना स्टार्ट कर दिया। एंड धीरे धीरे करके जो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम थी एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई और इंडिया में जो क्रैशेस थे MiG-21 के वो बहुत ज्यादा स्टार्ट होने लग गए। तब हार के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया और जो ये MiG-21 थे इसको बाइसन प्रोग्राम के तहत इसको MiG-21 बाइसन्स में कन्वर्ट कर दिया। वही MiG-21 बाइसन प्लेन्स जिसमें बैठकर विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 जेट फाइटर को मार गिराया। इस बाइसन प्रोग्राम के तहत इसके अंदर कई सारी रेवोल्यूशनरी चीजें आने वाली थी, जैसे कि रेडार्स, एवियोनिक्स, डिस्प्ले, इवन इसके वेपन्स, जो कि हम कई कंट्री से परचेज करने वाले थे, लाइक फ्रांस, इजराइल, रशिया एंड इवन इंडिया। इससे ये हुआ कि जो क्रैशेस थे वो तो थम गए बट इसने एक नए प्रॉब्लम को जन्म दे दिया एंड वो थी कॉम्प्लेक्सिटी। ना चाहते हुए भी भारत इस बाइसन प्रोग्राम के तहत एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बन गया, क्योंकि हमें कई कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ा स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए। एंड हर कंट्रीज की अपनी अपनी अलग अलग फॉरेन पॉलिसी होती है, और अगर हमने किसी को भी वायलेट कर दिया तो इससे ये होता था कि एक खतरा रहता था सर पे, एक तलवार टंगी होती थी सर पे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसेंशियल स्पेयर पार्ट्स की सप्लाईज है वो तुरंत हमसे कट ऑफ हो जाए। एंड भारत को कई साल तक इसी डर में जीना पड़ा। बट ये तो वो चीजें थी जो भारत ठीक कर सकता था, बट जो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था इसका इंजन। अगर हम MiG-21 की फिलॉसफी को देखें
तो ये एक जेट फाइटर के अंदर इंजन नहीं लगाया गया था, बल्कि एक जेट इंजन के ऊपर एक जेट फाइटर का ढांचा रखा गया था। इस इंजन का नाम था तुमोवस्की R-25, जिसको रशिया ने 1950 या 1960 में बनाया था। एंड नो डाउट अपने समय का ये बहुत ज्यादा एडवांस इंजन हुआ करता था, जिसने 1960s में ही 2200 किलोमीटर की रफ्तार को पकड़ लिया था। बट जैसे कि हमने पिछले 2 पॉइंट्स में जाना कि भारत MiG-21 को 1980 या 90 तक इसको रिटायर करने वाला था, एंड तब तक ये अपनी एज को दिखाने लग गया था। इस इंजन में फंडामेंटली कई सारी प्रॉब्लम्स थी, एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था इसका गर्म होना। बाय डिफॉल्ट ये इंजन बहुत ही ज्यादा हॉट रन करता था, अराउंड 1000 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक। इससे ये होता था कि इसको जो आगे से हवा थी वो और मात्रा में खींचनी पड़ती थी। एंड इसके सिंगल नेचर होने की वजह से क्या होता था कि पक्षी या कोई बर्ड या फिर इवन कोई पत्थर का टुकड़ा भी इसके अंदर चला जाए तो ये तुरंत फेल हो जाता था, एंड पायलट्स के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता था। बट जो हमारा कल्चर था इंडियन एयरफोर्स का, वो इसी वजह से इवॉल्व हुआ था कि हमारे जो जेट फाइटर्स थे वो ऑलरेडी काफी कम थे। तो सबसे बड़ा फोकस दिया जाता था कि हर हाल में जो जेट फाइटर्स है उसको किसी ना किसी तरीके से बचाया जा सके। एंड ये एक गलत आदत में कन्वर्ट हो गया कि जब पता होता था कि जो फाइटर प्लेन है वो जा चुका है, तब भी वो उसको बचाने में लगे होते थे। जब तक पायलट इससे इजेक्ट होता तब तक ऑलरेडी काफी देर हो जाती थी। जेट इंजन में एक टर्म होती है सर्विस लाइफ, एंड इस R-25 इंजन की जो सर्विस लाइफ थी वो थी 800 घंटे की। सो बेसिकली अगर MiG-21 अगर 800 घंटे तक उड़ता है तो इसको कुछ टाइम के लिए ग्राउंड करके इसके इंजन को बाहर निकाल के पूरी तरीके से खोल के इसके जो स्पेयर पार्ट्स है उसको चेंज करके या रिपेयर करके फिर दोबारा से फिट करते हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें कुछ उन जेट फाइटर से, लाइक फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के पास F-16 था, उनकी सर्विस लाइफ होती थी 6 से 8000 घंटे की, ऑलमोस्ट 10 गुना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक F-16 के इंजन को 100 रुपए में ठीक कर पा रहा था, तो वहीं अगर ये MiG-21 का इंजन होता तो मेरे को 1000 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ती। एंड ये तो बस एक एग्जांपल है। एयरक्राफ्ट की कॉस्ट लाखों या करोड़ों में होती है, एंड इनकी रिपेयरिंग इससे भी ज्यादा महंगी। और इस जेट को इतना रिडिकुलसली फास्ट बनाया गया था कि इसके अंदर एक और ऑप्शन होता था, वॉर इमरजेंसी पावर मोड, जो कि एक आफ्टर बर्नर के बाद दोबारा आफ्टर बर्नर को चालू कर देता था, ताकि इन केस अगर कोई मिसाइल इसके पीछे आ रही है, जेट के पीछे, या फिर इसको कहीं भागना पड़ रहा है, तो तुरंत वो वहां से निकल पाए। बट ये बस 1 या 2 मिनट का ऑप्शन होता था, एंड अगर इससे ज्यादा इसको इस्तेमाल करा जाता तो इंजन परमानेंटली डैमेज हो जाता था। बट आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इंडियन एयरफोर्स अगर इसको रिटायर करने वाली थी MiG-21 को 1980 या 1990 तक, तो इसको रिप्लेस कैसे करने वाली थी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है MiG-21 की गाथा में, तो वो है तेजस जेट फाइटर। दरअसल तेजस प्रोग्राम बनाया गया था 1983 में, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स इंडियन एयरफोर्स ने सोचा था कि हम क्या करेंगे कि जो तेजस जेट फाइटर है इसको MiG-21 से धीरे धीरे करके रिप्लेस कर देंगे। इससे ये भी होएगा कि जो एक्सपीरियंस है एक जेट बनाने का, उसका इंजन बनाने का, जिसके तहत कावेरी इंजन का भी जन्म हुआ था, उसको हम गेन कर पाएंगे, एंड फ्यूचर में हम जितने भी जेट्स बनाएंगे ये उसकी एक फाउंडेशन रहेगा। बट एज यू कैन गेस, जो रेड टेपिज्म और जो गवर्नमेंट है उसने इस प्रोग्राम को काफी ज्यादा डिले कर दिया, एंड जो पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी तेजस की वो 20 साल लेट हुई थी, 2003 के आसपास, जिसकी वजह से ये हुआ कि इंडियन एयरफोर्स मजबूर हो गई इन MiG-21 को और लंबा उड़ाने के लिए। एंड जो इसकी लाइफ थी वो खिंच के 2000, 2010, 2020 एंड फाइनली 2025 तक पहुंच गई। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो ऐसा सोचिए कि अगर आपने एम्बेसडर कार खरीदी थी 1960 की, उसी सेम इंजन के साथ आप इसको आज भी 2025 में चला रहे हो, जब EVs एंड हाइड्रोजन सेल फ्यूल्स कार का जमाना आ चुका है। अगला रीजन जो MiG-21 के लिए काफी शर्मनाक है एंड कोई भी ओपनली इसके ऊपर बात नहीं करता, तो वो है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। बात है 3 मई 2003 की। बैंक ऑफ राजस्थान में कई लोग जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए, बट उनको इस बात का पता नहीं था कि उसी बैंक में एक MiG-21 क्रैश होने वाला है, एंड इस इंसिडेंट के बाद से 17 लोगों की मौत हो गई। एंड ये एक इकलौता रीजन था जब MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाने लगा। बट जो अगला पार्ट है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। दरअसल इंडिया में अगर कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो उसकी एक तुरंत इन्वेस्टिगेशन करी जाती है एक बॉडी के द्वारा, AAIB, जिसने रिसेंटली अभी गुजरात प्लेन क्रैश में भी की थी। बट इंडियन एयरफोर्स में एक क्लॉज है कि अगर कोई मिलिट्री का जेट क्रैश होता है तो उसकी जांच ये नहीं करेगी, बल्कि बकायदा एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, एंड जो भी रीजन होंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जेट फाइटर्स एंड इट्स कैपेबिलिटी, जो कि काफी रैशनल भी है सुनने में। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं इसी जलंधर इंसिडेंट की वजह से। प्लेन क्रैश हुआ था मिलिट्री का, बट उसमें मारे गए थे सिविलियंस भी, एंड इसने ग्रे जोन को क्रिएट कर दिया कि क्या इस पूरे इंसिडेंट को एक नेशनल सिक्योरिटी के उस पर देखा जाए या फिर इसको एक सिविलियन एक्सीडेंट के उस पर देखा जाए। जिससे ये होता था कि जितनी भी कमियां थी जिसके बारे में आज मैंने आपको वीडियो में बताई है, ये इसके बारे में जानबूझ के रिवील नहीं करा जाता था, एंड अगर प्रेशर आता था तो ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट लगा के सबका मुंह बंद किया जाता था। क्योंकि जो ये बात थी चीप घटिया स्पेयर पार्ट्स की, ओवर रिलायंस,
रेटिबिज्म, ब्यूरोक्रेसी एंड लैक ऑफ एडवांस जेट ट्रेनर्स, ये सरकार चाहती नहीं थी कि ये बात बाहर निकल कर आए। बट इस इंसिडेंट की वजह से एक आउटरीच क्रिएट हुआ एंड फर्स्ट टाइम जो उसकी अटेंशन थी वो पब्लिक के सामने आई। एंड इवन 2-3 साल बाद एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, जिसमें आमिर खान के जो दोस्त थे उनका भी इसी MiG-21 में प्लेन क्रैश होता है एंड वो ऑल इंडिया रेडियो को हाईजैक करके बताते हैं कि उन्होंने मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया क्योंकि वो अपने घटिया रीजन की वजह से पायलट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बट खैर वो तो मूवी का पार्ट हो गया, बट ये एक हकीकत भी थी। जो विक्टिम्स होती थी, स्पेशल जो पायलट्स की फैमिली होती थी, उनको रियल रीजन नहीं बताया जाता था कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ एंड अपनी गलती छुपाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी थी वो सारा दोष पायलट्स के ऊपर मर देती थी। बट जो ये बहाना था इसकी भी अब एक लिमिट होने लगी थी क्योंकि इंडिया ने अपने 400 जेट फाइटर्स और 200 पायलट खो दिए थे एंड सरकार ये कह रही है कि इस पायलट्स की गलती की वजह से ये क्रैश हो रहा है। जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा तो एक पॉलिटिकल स्टंट करा गया हमारे उस टाइम के मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। उन्होंने बकायदा एक MiG-21 के अंदर कुछ देर के लिए फ्लाई करा, ये अश्योर करने के लिए कि जो MiG-21 है वो सेफ है। बट इस मूव ने बैकफायर कर दिया जब जो विक्टिम्स की फैमिली थी, जो पायलट स्पेशली जो पायलट्स की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ज्यादा शौक है तो आप एक रैंडमली MiG-21 को पिक करें, ना कि जो आपके लिए प्रिपेयर करा गया है। इस प्लेन की लेगेसी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग इसकी काफी अच्छी हुई थी बट एंड इसका एक विलन के रूप में हुआ था जिसने हमारे 200 पायलट्स की जान ले ली। और अगले महीने 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पे इसके जो 2 लास्ट स्क्वाड्रंस हैं उनको रिटायर करा जाएगा एंड फाइनली जो तेजस है अब इंडिया उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो पार्ट 3 के फाइनल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका भी कोई ओपिनियन या फिर आपका भी कोई विचार है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।